So defining competency-based pay, pay for knowledge, skill-based pay, and we need to define what are these rewards employee for acquiring job-related competencies, knowledge और skills. ये क्या है? ये पर्सन फोकस्ड पे प्लान. पर्सन फोकस्ड पे प्लान. जब भी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे को बात करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज को उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी नॉलेज और स्किल्स, इनकी बुनियाद पर आप उन्हें रिवॉर्ड करते हैं या उनकी पे का तयन करते हैं. तो पे डिटरमिन होती है कि किस चीज़ पे उनको सैलरी दी जाए. अच्छा, नॉट कंपनसेटेड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस. ये एक नुक्ता तो यहाँ पर है. उसका मतलब ये है कि सिर्फ कामयाबी से सुबह 9 से 5 पे आ जाना और अपना काम मुकम्मल कर देना जो है, ये एक ऑर्डिनरी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको सिर्फ वो जो आवर्स आपने दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी जो पे है वो मिलती है. लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं वर्क प्लेस पे, तो नेचुरली उससे आपकी जो पैकेज है वो बेहतर होता है. तो पर्सन फोकस पे प्लान में ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है. जबकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे 3 चीज़ नॉलेज और स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, उसमें हम रेफर करते हैं basically pay for knowledge, skill based pay sometimes incorporate a combination of both types of person focused pay system. इसमें competency भी होती है, knowledge भी होती है, and other times companies combine competency based program with merit based program by awarding pay raises to employees according to how well they demonstrate competency. ये बेसिकली इसका ताल्लुक किस बात से है कि कॉम्पिटेंसी जो है आपकी नॉलेज का से भी रिलेट करती है, आपकी फिजिकल अप्रोच से भी रिलेट करती है कि फिजिकली आप कितनी चीज़ों को मतलब अप्रोच कर सकते हैं. इसके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं कि आपकी आई साइट कैसी है, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, या आपकी बैंक पोजीशन क्या है. तो स्किल, तो आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो नॉलेज भी है, आपकी स्किल्स भी हैं, आपकी सॉफ्ट और हार्ड स्किल दोनों इसमें शामिल हैं, और इन्हीं तरीकों से जो है वो आपकी सैलरी पे तयन किया जाता है. अब जब हम बात करते हैं पे फॉर नॉलेज की, तो पे फॉर नॉलेज में जो रिवॉर्ड्स हैं वो नेचुरली प्रोफेशनल एम्प्लॉयज फॉर सक्सेसफुल लर्निंग, स्पेसिफिक करिकुला, एक खास चीज़ पे आपकी ट्रेनिंग की गई है, उस ट्रेनिंग की आउटपुट है कि वो किस तरीके से आपने जो है उस ट्रेनिंग को समझा. ये क्या पे फॉर नॉलेज, क्योंकि आपने नॉलेज गेन की ना, एक ट्रेनिंग हुई तो आपके पास नॉलेज आई. अब इस नॉलेज को आपने कैसे जो है इस्तेमाल किया अपनी वर्क प्लेस पे, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसी की बुनियाद पे आपकी जो नॉलेज वो पे है वो इनहेंस होती है या पे का डिटर्मिनेशन होती है. To successfully learn to calculate overseas delivery rates and learn how to document package of overseas shipment वगैरह. तो मैं ये एक मिसाल इन लोग यहाँ पे दी है बुक में कि आपको कितनी नॉलेज है कि ओवरसीज शिपमेंट वगैरह की शिप करें. स्किल बेस्ड पे that is mainly for employees who perform manual labor. मतलब ऐसा काम जो हाथों से हो रहा है या जिसमें ये स्किल चाहिए आपकी, जो जैसा मैंने पहले बताया कि फिजिकल स्किल्स की जरूरत है. सो पे इंक्रीज बेस्ड ऑन मास्टरी एंड यूज ऑफ न्यू जॉब स्किल्स. इट इज आपका कितनी कमांड है, मास्टरी कितनी है आपकी जो न्यू जॉब स्किल्स है. एंड डेफिनेटली हमें ये पता है कि both skill and pay for knowledge plans reward employees for the range, depth and type of knowledge or skill they are capable of applying productivity to the job. कि उनकी गहराई कितनी है. एक होती है नॉलेज जो सतही नॉलेज होती है, बहुत सारे लोगों को एक प्राइमरी सी नॉलेज होती है, एक बेसिक सी नॉलेज होती है, सतही सी नॉलेज, वो इन डेप्थ बात को नहीं समझ पाते कि वो बेसिकली जो है क्या क्या उसकी जो पूरे
इन डेप्थ है वो क्या है, तो उनको उसका मालूम नहीं होता, तो सिर्फ सतही नॉलेज होती है। लेकिन क्या है कि आपको वर्क प्लेस के ऊपर यू डेफिनेटली नीड टू हैव a proper knowledge, and you have a mastery skills, and you must be capable of applying these all elements protectively to the job. ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे स्किल बेस्ड पे का जो है वो सिस्टम चलता जो है वो सिस्टम चलते हैं। Secondly, agar the term pay for knowledge would refer to both pay for knowledge and skill based. ये बार बार इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए अच्छी तरीके से कि पे फॉर नॉलेज जो है वो नॉलेज और स्किल दोनों के लिए होती है। हालांकि स्किल की भी अपनी डिमांड है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी नॉलेज स्किल मैच नहीं कर रहे होते, आपको किसी और स्किल की दी जा रही है, आपके पास वो नॉलेज नहीं होती। तो कभी आपके पास नॉलेज है लेकिन उसकी स्किल्स आपको उस तरह से मैसर नहीं है। जैसा कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि भाई जो है हम ऑमलेट के बारे में अच्छा जानते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं लेकिन अंडा नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से एक चीज इसमें कभी कभी फर्क होता है, लेकिन जो बेसिकली स्किल और नॉलेज जॉब रिलेटेड है वो अलाइंड होनी चाहिए, वो अलाइन होनी। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है जो इसमें अंडरलाइन करता है दिस प्रोग्राम सिमिलर, वो क्या है? पे फॉर नॉलेज प्लान्स कुड बी डिजाइन्ड टू रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर एक्वायरिंग। अब एक्वायरिंग फॉर एक्वायरिंग व्हाट? हॉरिजॉन्टल नॉलेज और एक वर्टिकल नॉलेज, ये दो किस्म की। अब हॉरिजॉन्टल नॉलेज क्या है? दैट इज बेसिकली रेफर्स टू सिमिलर स्किल और नॉलेज। एक जैसी नॉलेज है, एक तरह की नॉलेज है। इसकी एग्जाम्पल जो है क्लरिकल एम्प्लॉयज ऑफ रिटेल स्टोर, या कहीं कभी क्लरिकल है, वो एक ही तरह सा काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपर है, अटेंडेंस कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, although focused on different aspects of store operation, all these tasks are based on employees fundamental knowledge of record keeping. मतलब क्लर्क का काम है तो उसको सारा जो बेस कर रहा है वो उसकी फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा है। उसको रिकॉर्ड कीपिंग आती है, उसको लिखना आता है, उसको डेटा एंट्री आ रही है नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल नॉलेज। वर्टिकल नॉलेज क्या होती है? वर्टिकल नॉलेज बेसिकली ट्रेडिशनली these skills are considered as supervisory। ये वर्टिकल मतलब ऊंचाई की तरफ शेड्यूलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ट्रेनिंग है एंड लीडिंग अदर, ये वर्टिकल स्किल्स है, ये वर्टिकल नॉलेज है, ये आपकी वर्टिकल नॉलेज है। क्या कि आप में लीडरशिप है, आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप ट्रेन कर सकते हैं, ये आपकी वर्टिकल नॉलेज है। तो दीज टाइप्स ऑफ सुपरवाइजरी स्किल जो है वो दे आर often emphasized in pay of knowledge plans designed for self-management team। self-managed team को ये इस टाइप की स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, डेप्थ ऑफ स्किल्स, दिस इज नंबर 3, या डेप्थ ऑफ नॉलेज, जैसे हमने बताया ना, वर्टिकल हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, नंबर 3 ये सी पार्ट जो है इसका वो डेप्थ ऑफ स्किल और डेप्थ ऑफ नॉलेज। That is basically referred to level of specialization or expertise an employee brings to the particular job. This is how, because if somebody is very, you see, expert in Excel, and after the appointment in somewhere, he is bringing these Excel skills or performance skills, which is very technical sometimes। अगर आप वो उसको लेकर आते हैं स्पेशल एक्सपर्टीज को जिसकी इन डेप्थ आपको नॉलेज है, तो दैट इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ नॉलेज। सो सम पे फॉर नॉलेज पे प्लान्स रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर इंक्रीजिंग देयर डेप्थ ऑफ नॉलेज और स्किल्स। किसी भी इल्म का, किसी भी नॉलेज का, उसकी सतह का मुताला जो है वो आपको कोई काम नहीं देगा, आपको उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। जिसे बार बार कहा गया है कि आप तहकीक कर, कुरान में कई जगह आपको यही मिलता है, और यही चीज़ जो है आपको समझनी भी है कि तहकीक कितनी ज़रूरी है, रिसर्च कितनी है। किसी के कहने पे कोई घर में कोई बात कह दे, कोई खानदान में कोई दोस्तों में कोई बात कह दे और आप आंखें बंद करके सिर्फ उसकी नॉलेज ले लें कि हाँ मेरे इल्म में ये बात,
لیکن جب تک آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، جب تک وہ 5 بار کیوں 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 یا کیا 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 یا کیسے 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 نہیں سمجھیں گے، نہیں کہیں گے اس سے، تب تک آپ حقائق تک نہیں پہنچیں گے. یہ 5 Ws جو ہیں یا 5 ٹائم انسسٹ کرنا جو جاپان کی ایک فلاسفی ہے، جس کے تحت کہ اگر 5 دفعہ آپ کوئی سوال پوچھ لیں کسی بھی معاملے میں تو آپ یقین حقیقت پر پہنچ جائیں. پے فار نالج جو ہے یہ پروگرامز استعمال کیسے ہوتے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہے؟ تو اس میں مختلف قسم کی ایک وسیع ورائٹی، مطلب وائڈ ورائٹی آف کمپنیز ہیو اسٹیبلش پے فار نالج پروگرام، اور اس میں وسیع طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس یو مسٹ ہیو یہ سسٹمیٹک سروے ڈیٹا اویلیبل آن ایکچوئل نمبر، کتنے امپلائیز ہیں، کیا کر رہے ہیں. No evaluative data to determine the company that use them. Company found in continuous process settings such as manufacturing companies using an assembly line where one employee depend on the work of the at least one other employee. ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس سسٹمیٹک سروے نہیں ہے، جہاں پہ ایویلویٹو ڈیٹا نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈٹرمنیشن کرے کہ کس قدر کمپنی اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ امپلائی دوسرے امپلائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہاں پہ پے فار نالج پروگرام زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. اسمبلی پروسیسنگ ہوتی ہے جہاں پہ اگر مینوفیکچرنگ کی مثال لے لیں کہ جہاں پہ اسمبلی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز کی امپلائی کرنی پڑے گی یا اس کے جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا پے فار نالج پروگرام کا، کیونکہ اس کا ایشو صرف موٹر سائیکل کی سیملنگ یا گاڑی کی سیملنگ یا کسی پیکیجنگ کی یا کسی جو ہے لیپ ٹاپ کی سیملنگ نہیں ہے، بلکہ انہیں اس کے ساتھ ایکسیسریز کی بھی معلومات ہونی چاہیے جو کہ ان ڈیپتھ نالج. اسی طریقے سے اٹیچنگ وزٹر ریکوائرز پروفیشنٹ موٹر اسکلز دیٹ انوالو ہینڈ اور آئی کوآرڈینیشن. میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ آپ کا ہاتھ کا، آپ کے بدن کا، پورا آپ کے فزیکل کا کوآرڈینیشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسکلز بڑی امپورٹنٹ ہے. When employees learn how to perform different jobs, they can cover from the absence of employees. جب کام آ جاتا ہے. When employees learn how to perform different jobs, مختلف جاب کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی امپلائی نہیں ہے یا وہ مسنگ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی جگہ کام کر سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کے کام کو سمجھ سکتے ہیں. ورٹیکل اسکل پروگرام میں جو ہے basically that work well in manufacturing companies that organize work to around high performance work teams where employees are expected to learn functional tasks and managerial tasks such as work scheduling, budgeting, quality control. Vertical skills کیا جو آپ کو سپروائزر بناتی ہے، جو آپ کو لیڈر بناتی ہے، جو آپ کو مینیجر بناتی ہے. تو فنکشنل ٹاسک یہ آپ کو آنے چاہیے. دوسرا آپ کو مینیجریل ٹاسک آنے چاہیے. تو مختلف قسم کی کمپنیز میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کی جو اسکلز ہیں اس کے لیے بہت بہتر سروس ہیں. ہمارے یہاں بھی جو اس قسم کی اسکلز رکھتے ہیں ان کے لیے کافی بہتر سروس کا پیکیج موجود ہے. اور پے فار نالج پروگرام جو ہے بیسکلی سروس کمپنیز میں اور مینوفیکچرنگ کمپنیز میں پروفیشنل امپلائیز کی پروفیشنلزم کو بڑھاتا ہے، کلیریکل امپلائیز کی اسکلس کو بڑھاتا ہے، اور جو چھوٹے امپلائیز ہیں ان کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، آرگنائزیشن سینس آف بلانگنگ جسے کہتے ہیں، اسے بڑھاتا ہے. تو ریزن ٹو اڈاپٹ پے فار نالج پے پروگرام، اس کے لیے کیا ریزن ہے؟ فلاسفیکل ریزنس کہہ لیں ایک طرح سے، پریکٹیکل ریزنس کہہ لیں، فاسٹرنگ انکریز autonomy and team-oriented workplaces. Philosophical reasons کیا ہو سکتے ہیں؟ Remove the view of pay as an entitlement. یہ آپ کو پے فار نالج سے مطلب یہ کہ آپ کا ایک انٹائٹلمنٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ سیلری ہوگی، میں کلرک ہوں یا میں مینیجر ہوں یا میں سپروائزر ہوں یا میں افسر ہوں تو پھر یہ ہوگی، تو یہ میں انٹائٹل. اس سے آپ افپ ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اوپر آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یو ہیو اے مور نالج، یو ہیو اے ڈفرنٹ نالج and you have a in-depth knowledge. So therefore the concept of the entitlement کہ میں اس کا انٹائٹلمنٹ ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ مجھے میری نالج کی بنیاد پر
मेरी सैलरी सेट की जा रही है या सेट की गई. Second, establish the view of pay as a reward for acquiring and implementing job relevant knowledge and skills. आप इसको इस तरह से देख रहे होते हैं कि भाई मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल्स हैं, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है मेरी सैलरी में इजाफा हुआ है या मेरी सैलरी का तयन किया. ये प्लॉजिबल रीजन है जो आपने जहन में बनाते हैं. जिसमें कॉम्पनसेशन में आपको एक बात सिखाई थी या दूसरी क्लास को, तो दो तरह की कंपनसेशन होती है. एक इनर होती है, एक आउटर होती है. इनर एक आपका जमीर जहन बातिन वो खुश हो जाता है, मतलब वेल डन कहने से, बहुत अच्छा शाबाश ये कहने से, तो ये भी कंपनसेशन है. जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसे आप ये पे करेंगे. क्या पे करेंगे? वेल डन, शाबाश, अच्छा, मतलब तारीफ करेंगे. ये भी कंपनसेशन है, ये हक है उसका, दीजिए उसे. इसी तरह दूसरा जो एक्सपेंसिंग है, वो एक्सपेंसिंग ये है कि वो आप उसको मनी देते हैं, पैसे देते हैं, या उसको कोई और इनाम वगैरह की शक्ल में देते हैं. तो प्रैक्टिकल रीजन इसकी दो तरह की आप समझ लीजिए कि नेचुरली इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ ऐसी जॉब जो आपके नॉलेज की हो जाती है, वो एब्सोल्यूट मतलब पुराने की दर्जे की हो जाती है, तो उसे आप नए तर्ज से लेकर आते हैं, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज टू गेट इट देन with your vision and with your knowledge and with your skill. So therefore some jobs are obsolete हो जाती है, change हो जाती है. And secondly, sometime allowing employers to combine traditionally separate job responsibilities into one job position. ये भी उसका प्रैक्टिकली फायदा होता है. और एक ही आदमी मुख्तलिफ किस्म के अमूर को सर अंजाम देता है. नंबर 3 जो इसे सी पार्ट कह लेंगे, फोस्टरिंग इंक्रीज इकोनॉमी एंड टीम ओरिएंटेड वर्क प्लेसेस. नेचुरली जहाँ पर आप जब ये पे फॉर नॉलेज सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपका टीम ओरिएंटेड वर्क भी बढ़ जाता है, ऑटोनॉमी भी बढ़ जाती है. ऑटोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप चाहते हैं आपके काम को डिस्टर्ब न करें. तो जब आप इस तरह की कोई चीज़ चाह रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप ये देख रहे होते हैं कि आपको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. और ऑटोनॉमी देखिए, याद रखिए, ऑटोनॉमी जिंदगी में, घर में, खानदान में, दोस्तों में, मुल्क में, ये कहीं भी आप रहें, वो सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब आपको नॉलेज, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं कर लूंगा, यस आई नो आई कैन डू दैट. ये जब ताकत आपके अंदर आती है, तो फिर आपको ऑटोनॉमी मिलती है, आज़ादी मिलती है, सेल्फ रिलायंस होता है. और जब आप देख रहे होते हैं कि आप नहीं कर पाते, तो लोग आके मदद, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, तो दोनों भी ज़ईफ होते हैं. बच्चा भी ज़ईफ होता है, बूढ़ा भी ज़ईफ होता है, ज़ौक़ होता है, कमजोरी होती है. तो क्या होता है, माँ बाप बहन भाई को उसको चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं. तो उसका क्या मतलब है? उसके पास ऑटोनॉमी नहीं. इसी तरह बुजुर्ग के पास ऑटोनॉमी नहीं, कई चीज़ों में आप मोहताज हैं. वो उसके बाद जब फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है, या वो नहीं जानते ये बहुत सारी चीज़ें नॉलेज के लिए, आप चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती. लेकिन जब पे फॉर नॉलेज एग्जाम प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग सीखते हैं, लोग नॉलेज लेकर आते हैं, तो इनको फ़ायदा ये होता है कि कल्चर में एक डेवलप होता है कि जिसमें ऑटोनॉमी इंक्रीज होती है और टीम वर्क अच्छा हो जाता है. और नेचुरली फ़र्क इसका यही पड़ेगा कि जो आपके मुख्तलिफ वो हैं, जो क्लाइंट हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो नेचुरली फ़ायदा उठाते हैं. ग्लोबल कंपटीशन जो है वो नेचुरली बढ़ता है. आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, क्योंकि लीडिंग एज स्किल्स जिसे आप कह लें, वो बेहतर हो जाती है. इनकरेज एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय देयर स्किल्स. आपके पास एक इंकरेजमेंट आती है कि जो प्रोफेशनली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरीके से जो हमारा पैसिफिक रिम है या यूरोपियन कॉमन मार्केट है, वहाँ पे भी जो ये सिस्टम चल रहा है, उसमें एम्प्लॉयर एम्फसाइज लर्निंग, देयर एम्प्लॉइज आर बेटर स्किल्ड एंड मोर प्रोडक्टिव. ये इनकी दास्तान है तरक्की. Culture emphasize and provide better learning and work training instruction for non-college bound students
and EU Western European employees emphasize apprenticeship programs, miss academic and applied learning to instruct employees. And HR manager must tailor compensation programs to the particular skills they wish to foster. What does this mean? کہ یہ پروگرام جو یورپ میں اور اس جگہ پہ کامیاب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ان کی جو ترقی ہو رہی ہے اس میں انڈسٹری میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو علم حاصل کر کے آتا ہے، جو نالج بہتر لے کے آتا ہے، جو اسکل بہتر لے کے آتا ہے، اس سے پہلی بات تو شیئر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگہداشت ہوتی ہے کہ اس علم کو اب اور بڑھایا جائے، اسے اور بڑھایا جائے. ہمارے پاس چھوڑ نہیں دیتے، ان کی طرح وہ نہیں حسد نہیں کرتے، بلکہ اس کی نگہداشت ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے کہ اس کو اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے جو ہے ترقی کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے لیے جو ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کی جو ورائٹیز آف پے فار نالج پروگرامس ہیں، یہ بیسیکلی فور مین ٹائپس آتے ہیں. نمبر اسٹیئر اسٹیپ ماڈل ہے، مطلب پے فار نالج کے جو پے پروگرامز ہیں اس کے جو 4 ماڈل ہیں. اسٹیئر اسٹیپ ماڈل ہے، اسکل بلاک ماڈل ہے، اسٹیئر اسٹیپ ماڈل، اسکل بلاک ماڈل، جاب پوائنٹ accrual model, and cross-departmental model. And what are they? We will learn it one by one very quickly. Basically, what we are doing, stair-step model میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے resembles the flight of space. یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ جہاز پہ چڑھنے کی سیڑھی، تو stair-step model اس طرح. These steps represent jobs from a particular job family that differ in terms of complexity. ایک جاب آپ نے کی، یہ مختلف ہے دوسری جاب سے. آپ اسے اسٹیپ پہ آئے پھر دوسرے اسٹیپ پہ پھر تیسرے اسٹیپ پہ. So in terms of stair, higher step represent jobs that require more skill than lower step. اس والے کو ابتدائی ضرورت ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ٹاپ کی اسٹیئر ہے جو آپ کے آخری اسٹیپ میں بناتے ہیں اس ماڈل میں HR مینیجر یا جو ٹریننگ مینجمنٹ ہے، وہ ہائی اسکل ہے جو آپ کے آخری، وہ چاہے آپ ففتھ اسٹیئر ہو، سکس اسٹیئر ہو، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ان ڈیپتھ ٹریننگ وہاں پہ کراتے ہیں. اور نیچرلی اسٹیپ اپ ریکوائر ٹریننگ دیٹ کین، یہ کہاں کنڈکٹ ہو سکتی ہے، دیٹ کین بی کنڈکٹڈ ایدر ان ہاؤس بائی کمپنیز اون ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، کہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہیں ہو سکتی ہے، اور آؤٹ سورس بھی ہو سکتی ہے کہ آپ باہر جا کے کسی کمیونٹی کالج ووکیشنل اسکول وغیرہ میں یا کہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں اس قسم کی کر سکتے ہیں. دوسرا ماڈل ہے اسکل بلاک ماڈل. اسکل بلاک ماڈل کیا ہے؟ دیٹ از یہ بھی اگین ود ان اے جاب فیملی، مطلب اگر آپ HR افسر ہیں تو HR افسر میں، اگر آپ کلرک ہیں تو کلرک میں، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور میں، تو جو بھی آپ کی جاب فیملی. So employees progress to increasingly complex job. آپ ایک جاب سے آج سے آگے دوسری جاب پہ کرتے ہیں. یہ اسکل بلاک ماڈل. اسکل آپ کی بات یہ سیکھ لیا، اب آپ نے یہ سیکھا، اب آپ نے یہ سیکھا. تو اسکلس ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی اسکل میں جائیں، آپ ٹرین کر لیں، آپ دوسری اسکل میں چلے جائیں. So skills do not necessarily build on each other. Employees progress to increasingly complex jobs. ایک آسان جاب سے وہ ایک تھوڑی سی کمپلیکس جاب کی طرف جاتے ہیں اپنے اسکل کی بیس پر. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ ایک اسٹیپ، 2 اسٹیپ اس سے زیادہ ارن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی جو ہے اپنی اسکلس کو بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی سیلری بھی اس طرح سے آپ کی جو ہے 2 ڈائمینشن میں بڑھ سکتی ہے. تو یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، تو اس لیے آپ کی کورسپونڈ ود ایچ اسٹیپ یور سیلری کین بی انکریز، اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ڈرائیور بھی ہے، یہ ساتھ میں جو ہے کچھ بھی اچھا سیلری بیکاز آف دی اس 2 اسکلس، کپل اسکلس، سو ہز اور ہر سیلری کین بی ایڈجسٹڈ اکارڈنگ. اسٹیٹ اپ ماڈل میں جو امفسائز کیا تھا وہ ڈیولپمنٹ آف نالج اور اسکلس ہے، اور آئیڈینٹیفائی دی سکسیسفل کمپلیشن آف دی کریکولا فار ایچ اسٹیپ. جبکہ اسکل ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ہاریزونٹل ورٹیکل اسکلس دونوں کی طرف بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ اسکل بھی آگے سمجھنی ہے اور ورٹیکل اسکل، یہ ہاریزونٹل اسکل، یہ اس طرح.
स्किल ब्लॉक मॉडल के मतलब कोर इलेक्टिव्स हैं कि आप वही जो मैं अभी बता चुका हूँ कि आपकी टाइपिंग स्किल है, दूसरी स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ें। ऑप्शनल इलेक्टिव्स जो हैं वो जो है अब इसको क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल्स हैं। ये हम पहले जॉब पॉइंट एक्रोल मॉडल को देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट। Job point accrual model encourages employees to develop a skill and learn to perform jobs from different job families. आप आप इधर काम कर रहे हैं, आपने सोचा कि मैं वो काम नहीं सीखूं, आप इधर भी मैंने एक्रूल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये भी नॉलेज आ रही है, उधर भी उस डिपार्टमेंट से भी जाके आप नॉलेज ले रहे हैं, तो उनका काम भी आप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप रोज याद रखिए, जब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सैलरी, जब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनसेशन इंक्रीज। So any company would benefit of its employees or proficient in a small subset of job. छोटे छोटे ये जॉब आपको आने चाहिए कि मुझे यहाँ का क्या जॉब समझ में आया, और जो है हमारा सेल्स का मुझे ये समझ में आया, marketing का ये समझ में आया. So employee are generally not free to learn as many jobs as they would like. और इसीलिए इस मॉडल को लगाया गया, बिकॉज वो फ्री नहीं है, वो उनको आज़ादी नहीं है कि मैं इसी, तो इस मॉडल को इसीलिए इम्प्लॉय किया गया है, समझाया गया फ्लैक्सिबिलिटी के लिए, समझाने के लिए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके भी माहिर हो जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उनकी जो जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आ जाए, क्योंकि जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स, वो कोई ज़्यादा बेहतर बात नहीं। एंड जिस तरह आप जितना ज़्यादा आप ज़्यादा जाते हैं, तो नेचुरली आपका एक्रूल ज़्यादा होता है, आपका जो डिपॉजिट है, जो आपकी नॉलेज डिपॉजिट है, जो उसका अकाउंट है, उसमें बराबर बेहतरी आती रहती है। सो क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल्स क्या हैं? दैट इज प्रमोट स्टाफिंग फ्लेक्सिबिलिटी by training employees in department with some of the critical skills they would need to perform effectively in other departments. Can help production companies manage sporadic short-term staffing shortage, can help companies meet seasonal fluctuation in demands of their products or services. शुगर इंडस्ट्री की मैं आपको एक मिसाल दूं इस बात को समझने के लिए, व्हाट इज क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल्स, कि समटाइम आपको गन्ने की खरीदारी के लिए आप आपको समझना पड़ता है कि उसकी एग्रीकल्चर में जाना पड़ता है कि भाई गन्ना हम लेंगे ताकि उससे चीनी बना, तो आप पेन तो आप समझेंगे कि करना क्या है। आपको जो वो जो इल्म है आपका वर्ल्ड का इसका एग्रीकल्चर का, वो आपको समझेंगे, उसके लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसी तरह प्रोडक्शन वाले जो जो उसकी शुगर बनाने, उनको ये पता होना चाहिए कि सपोज कितना है, उसमें फाइबर कितना है, गन्ने के बारे में। तो क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल ये है, इस तरीके से जब आपको ये स्किल्स आ जाती हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके पास कितने वो स्किल्स हैं, नॉलेज है, और वो नॉलेज आप लेकर आते हैं, तो क्या होता है कि डेफिनेटली आपका पे पैकेज अच्छा है, समझ में, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि दूसरा डिपार्टमेंट की जो इसेंस है, जो उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी रूह है, वो किस तरह की है, और आप उस बात को समझ रहे हैं, उस उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो जिससे डील कर रहे हैं, चाहे वो कपास से डील कर रहे हैं, कॉटन से, चाहे शुगर से, चाहे वेट से, चाहे कोई भी चीज़, चाहे मोबाइल फोन से डील कर रहे हैं। तो अगर एक और हम चीज़ देख लेते हैं कि अगर पर्सन फोकस पे है और जॉब बेस्ड पे है, इसका अगर हम ये देख लें कि क्या कंट्रास्ट है, तो पर्सन फोकस पे जो है वो सिर्फ फोकस करता है आदमी पे, इस आदमी के पास ये चीज़ें हैं, तो इसका मतलब उस तरह ये एज है, ये वो चीज़ है, ये इसकी डिग्री है, ये उस तरह की चीज़ें, तो क्या है कि एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में वो आप एडजस्ट करते हैं पर्सन फोकस पे। जॉब बेस्ड पे आप क्या करते हैं कि जॉब को देख रहे होते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन कैसा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी लगाते हैं कि ये जो है
टेक्नीशियन है, ये इंजीनियर है, सिक्योरिटी। मेरिट पे के ऊपर आप क्या करते हैं कि आप ये देख रहे होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां कैसी बेहतर तरीके से पूरी कर रहा है, उसमें अच्छे से अच्छे मौके पैदा कर रहा है, इनोवेशन लेकर आ रहा है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको बढ़ा रहा है। तो ये मेरिट पे को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इंसेंटिव पे जो है डेफिनेटली ये मैंने जो वर्ड वन टाइम एडिशन, तो ये सम टाइम एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ऐसी साल में मिल जाती है कि जब आप एक खास काम कर रहे होते तो आपको एक खास पैकेज मिल जाता है, एक खास रेज मिल जाता है अगर आप उसमें जाएंगे इंक्रीमेंट में, और अदरवाइज आपको वो कोई कंपनसेट कर देते हैं एक अच्छे पैसे से, और वो आपकी एक सैलरी के इक्वल होगा, दो सैलरी को इंसेंटिव पे को आप वो इन सम बोनस भी कह सकते हैं। तो ये अच्छा कंपैरिजन ये हमने दे रखा है यहाँ पे। अगर आपके साथ ये स्लाइड शेयर हो तो मैं अपने जो वीडियो है उसमें शेयर कर देता हूँ ये स्लाइड, शेयर स्लाइड। तो ये जो है, दिस इज बेसिकली जो कंपैरिजन है बिटवीन skill skill based and job based pay programs. All right. तो ये कंपैरिजन है एक हमने जिसमें फीचर स्किल बेस्ड जॉब बेस्ड लेवल डिटर्मिनेशन है, बेस पे रेजिस एंड जॉब प्रमोशंस एडवांटेज, ये फीचर्स हैं, ये स्किल बेस्ड है, ये जॉब बेस्ड है। ये जो पे प्लान है, ये उसकी जो है निशानदेही करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये कंपैरिजन उसका हमने बनाया। एंड नेचुरली इसके एडवांटेज हैं, लो प्रोडक्ट डिमांड, क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल वर्कर्स, अगर कोई वर्क एज अ पोजिशन इन केसेस ऑफ लो प्रोडक्ट डिमांड, सोर्सेज ले ऑफ में, मतलब जॉब सिक्योरिटी इस तरह से उन लोगों की है कि जो जो नॉलेज रखते, पे फॉर नॉलेज प्रोग्राम पे यकीन रखते, या जो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो उनके लिए तो फायदे ही फायदे हैं। सो जॉब इंगेजमेंट भी इसमें आती है, आप दूसरी जॉब को भी समझ जाते हैं, आप दूसरे जो है जो डिपार्टमेंट हैं, तो क्रॉस एक्सपोजर की बुनियाद पर उसे भी आप समझ लेते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, दूसरी स्किल्स को भी आप समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन जो है वर्क की, वो भी आपकी समझ में आ जाती हैं। और इसी तरीके से आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती है कि जब आपके पास स्किल्स होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है, और वैरायटी भी आपकी बेहतर होती है जब आपके पास जो है नॉलेज आपकी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एम्प्लॉयज़ के मतलब फ़ायदे थे, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, नेचुरली उसकी जॉब परफॉर्मेंस इन्हांस होगी उसके मुलाजिम की, एम्प्लॉयज़ नो मोर अबाउट द एंटायर प्रोसेस, may be able to identify shortcuts or to increase productivity। जब भी आप शॉर्टकट ऐसा देखते हैं कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जो जो आप टेलिंग की बदौलत जैसे शॉर्टकट की होती है ना, कमांड सी, अब आप एक तो पूरा वो कर रहे हैं, उसको एक एक चीज को सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है उसको कॉपी करें, इसके बजाय अगर आपको शॉर्टकट की पता हो तो आप कमांड सी कमांड वी करके आप कट एंड पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से कमांड डब्ल्यू मुख्तलिफ किस्म की शॉर्टकट की, तो ऐसे शॉर्टकट, वो वाले शॉर्टकट नहीं कि जो आपको गलत राह पे ले जाएंगे, ऐसे शॉर्टकट तो जो अपने काम को आसानी पैदा करते हैं, तो ये एम्प्लॉयर को फायदा होता है, उसका वक्त बच जाता है, उसके पैसे बच जाते हैं, स्टाफिंग में उसकी कमी आ जाती है, ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती, मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज उसको मिल जाते हैं क्योंकि वो ये काम भी जान रहे होते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट की जिन चीज़ों से, जिन प्रोडक्ट से वो डील कर रहे होते हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मिसाल दी कॉटन की या शुगर की या मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल, तो ये इस तरह से उनको इन चीज़ों का फायदा होता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे सबसे बड़ा मैं एडवांटेज तो मेरी डिसएडवांटेज ये है मेरे नजर में कि ले ऑफ्स इसमें बढ़ जाते हैं, अगर अगर बेस नॉलेज कुछ ज़्यादा होता है तो सम टाइम आप जो एम्प्लॉयर है
وہ اس کو یہ یقین کرنے میں وہ نہیں ہوتا کہ جی اب ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے یا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزیں کچھ آ جاتی ہیں. لیبر کاسٹ کچھ انکریز ہوتی ہے, ٹریننگ کاسٹ ڈیفینیٹلی بڑھے گی کیونکہ آپ نئی نئی اسکل سیکھیں گے تو آپ کی ٹریننگ کاسٹ میں سے اضافہ ہوتا ہے. اور employees may not want to learn new skills when the pay increase associated with the learning new skill is less than the incentive reward employees could learn based on skills they already possess. تو کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. Oftentimes, as surveyed, the employee place greater emphasis on maximizing rewards in short term rather than putting themselves to maximize the level of the rewards over time. وہ چاہ رہے ہیں جلدی سے ہمیں کچھ ریوارڈ مل جائے, تو اس لیے امپلائیز کی اریٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جنہیں ہم نے یہاں ڈسکس کیا. اور ان باتوں کے علاوہ جو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نالج تو آپ چاہے یہاں سے لیجیے یا آپ کہیں سے بھی لیجیے, نالج بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور نیچرلی اس کے بڑے فائدے ہیں. اب اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لنکیجز کیا ہیں, پے فار نالج کمپٹیٹیو اسٹریٹجی, یہ ساری لنکیجز بھی وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپٹیٹیو پی ایف کے پے پروگرام, پے فار نالج پی ایف کے پروگرام بھی اسے کہتے ہیں. امپلائیز آر آرگنائزڈ انٹو ٹیم. اگر ٹیم اس پروگرام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ٹیم کے ساتھ اس کو آرگنائز کریں کہ ایک ٹیم بنائیں پہلے اور اس کا تعین کریں تاکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے, آپ کی جو نالج اور آپ کی جو اسکلز ہے وہ جو ہے آرگنائز ہے. ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی اور آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنے طور پہ کوئی نئی نالج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں, اگر کوئی بندہ باہر سے لے کر نہیں آ رہا نالج آپ کے سے آ رہا ہے, تو وہ ان چیزوں سے واقف ہو اور آپ کے پاس بھی اس کا جو ہے جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ موجود ہو, جسٹ ان کیس آرگنائزیشن. So it was today's lecture. Very quickly, I'll try to educate you on some knowledge to that. یہ آج کا لیکچر تھا.